Assalamu alaikum students, welcome back into your computer class. I am your computer teacher. My name is Aisha Jahangir. So students, in last lecture we discussed about keys and types of keys. Today we will discuss inshallah about indexes. ओके स्टूडेंट्स, इंडेक्स को रीड करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मेमोरी में जब आप डाटा पुट करते हैं या हम टीपीएमएस बनाते हैं या टेबल्स बनाते हैं तो कैसे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि मेमोरी की मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है जो कि रैम है, दूसरी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि आपके पास हार्ड डिस्क है। अच्छा, अब डाटा चूँकि एग्जीक्यूट तो सीपीयू में होता है। अब यहाँ पे सपोज़ हम देखना चाह रहे हैं, डाटा देखना चाह रहे हैं, किसी स्टूडेंट का डाटा देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन तो उसकी सीपीयू में होगी। अब यहाँ पे एक कमांड जो है वो लिखी जाएगी, एक क्यूरी राइट की जाएगी कि रोल नंबर 1 के लिए क्यूरी राइट की जाएगी। रोल नंबर 1 को जो है वो डिस्प्ले करवाना है या उसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग करनी है। तो वो जो टेबल है वो टेबल जो है या उसके अंदर जो रोल नंबर 1 है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। अब सीपीयू जो है, सीपीयू की जैसे कि आप जानते हैं स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नैनो सेकंड में स्पीड होती है इसकी, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो मिली सेकंड में काम करता है। हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो है, सीपीयू की स्पीड वर्किंग की फ़ास्ट है। तो सबसे पहले अगर सीपीयू को हार्ड डिस्क से कोई डाटा लेना है तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर है वो सीपीयू डायरेक्टली उस तक एक्सेस हासिल नहीं करता, बल्कि सीपीयू जो है वो रैम के पास आता है और देन जो रैम है वो डाटा जो है हार्ड डिस्क से रिट्रीव करती है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर है वो ब्लॉक की सूरत में स्टोर होता है। ठीक है, इसके मल्टीपल ब्लॉक बना दिए जाते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि आपके पास एक जो है वो 100 स्टूडेंट्स का आप डाटा पुट करना चाह रहे हैं, जबकि एक ब्लॉक में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स का डाटा पुट हो सकता है, यानी कि एक ब्लॉक में आप 10 रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास जो डाटा पुट करवाने के लिए वो 100 है, तो इसके लिए आपको कितने रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, सॉरी कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे? इसके लिए तो आपको 10 ब्लॉक्स रिक्वायर हैं। अब सपोज सीपीयू ने, जैसे कि अभी आप एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे कि सीपीयू रोल नंबर 1 तक एक्सेस हासिल करना चाह रहा है। अब रोल नंबर 1 तक एक्सेस हासिल करने के लिए उसे 1 बाय 1 हर ब्लॉक को कॉल करना पड़ेगा। सपोज़ आपने जो डाटा दिया वो आपने एक सीक्वेंस में डाटा पुट नहीं किया, आपने पहले रोल नंबर 1 दे दिया, फिर रोल नंबर 10, फिर रोल नंबर 20, फिर 25, फिर 35, मतलब कि आपने रैंडम तरीके से डाटा दिया है, एक सीक्वेंस में डाटा नहीं दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लॉक 1 में डाटा पड़ा हुआ है वो पहले जो है लाया जाएगा रैम के अंदर। ठीक है, अब सीपीयू देखेगा कि अगर रैम के अंदर जो ब्लॉक 1 आया है उसके अंदर रोल नंबर 1 है तो सीपीयू उसे हिट कर देगा, अदरवाइज़ उसे कैंसिल आउट कर देगा और वो ब्लॉक 1 का डाटा दोबारा हार्ड डिस्क में चला जाएगा। फिर ऐसे ही ब्लॉक 2 का डाटा बुलाया जाएगा, ठीक है, कॉल किया जाएगा। ब्लॉक 2 में अगर रोल नंबर 1 हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये टाइम टेकन चीज़ है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। 1 बाय 1 डाटा को कॉल किया जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है, देन फिर वापस हार्ड डिस्क में से भेजा जा रहा है। तो इसके लिए जो है इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स की क्यूरी सेट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स अप्लाई करते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, एक तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, सेकेंड इसके अंदर जब देखिए जब भी सीपीयू जो है वो डाटा को बार बार ब्लॉक्स को कॉल कर रहा है, वापस भेज रहा है, तो इस कंडीशन में आईओ कॉस्ट लग रही है, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट कॉस्ट लग रही है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वो इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बुक पे अगर इंडेक्स ना बना हो तो आपको अगर कोई टॉपिक सर्च करना है या आपको आपकी बुक में 1000 पेजेस हैं, आपको 900 आपका जो टॉपिक है वो माइट भी पॉसिबल जो आप सर्च करने लगे हैं वो स्टार्टिंग वाले ही पेज पे हो या वो एंडिंग वाले पेज पे हो, तो आपको अगर इंडेक्सेस नहीं है तो आपको 1000 पेज पूरे ही रीड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। और अगर इंडेक्सेस अवेलेबल हैं तो आप डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट पोजीशन उसकी देखते हैं और आप डायरेक्टली उधर जो है उस पेज पर मूव कर जाते हैं। बिल्कुल डेटाबेस के अंदर भी इंडेक्स का यही काम है। इंडेक्स में आप जो है एक अपनी क्यूरी अप्लाई करके, क्यूरी सेट करके इंडेक्स की आप अपने जो रिक्वायर्ड डाटा है उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ओके, अब इसकी थ्योरी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ इंडेक्स इन एफएमएस एंड डीबीएमएस। पहले इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड इंडेक्स इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डीबीएमएस टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बड़ी स्पीड से आप जो है वो इंडेक्स की मदद से उस तक पर्टिकुलर जो आपके पास पोजीशन है या पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक आप बड़ी स्पीडली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये डीबीएमएस के अंदर ये एक फीचर है इंडेक्स का, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक बड़ी स्पीडली क्विकली आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेसिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, सॉर्ट आउट करना है। इसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इंडेक्सेस जो है आपकी सॉर्टिंग को और आपकी सर्चिंग को भी स्पीड अप कर देता है। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द रिलेटेड टेबल व्हेन रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। कुछ इंडेक्सेस तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब आप रिलेशंस बनाते हैं और रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। तो कुछ जो है वो आपके पास इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। अब ये इंडेक्सेस की वजह से डीबीएमएस की परफॉर्मेंस यानी कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की। इंडेक्सेस जो है वो प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की पर क्रिएट किए जाते हैं। द इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन इंडेक्स फाइल। इंडेक्सेस जो हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस इस फाइल टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे क्यों यूज़ करता है? ताकि अपनी सॉर्टिंग और सर्चिंग को ज़्यादा स्पीड अप करे, ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो। हाउएवर इंडेक्स कैन स्लो डाउन डाटा एंट्री एंड। यहाँ पे इसको चाहे हाईलाइट कर लें कि आपको आपसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स का डिसएडवांटेज क्या है। तो इंडेक्स का जो है वो डिसएडवांटेज क्या है? इंडेक्स का डिसएडवांटेज है इंडेक्स कैन स्लो डाउन डाटा एंट्री एंड एडिटिंग बिकॉज द इंडेक्स फाइल इज़ ऑल्सो अपडेट ईच टाइम। इंडेक्स फाइल को हमें बार बार जो है वो ऐड करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, इसके अंदर डाटा को ऐड करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए जो डाटा एंट्री है उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वैसे तो ये शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है। इसको आप बुक के शॉर्ट में भी, बुक के लास्ट में भी थे शॉर्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। अब डेटाबेस को, डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस जो कि एक सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने से लेके एंड तक यूज़ करने तक इसको 3 तरह के लोग इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। फर्स्ट वन है यूज़र और उसे एंड यूज़र भी कह सकते हैं। सेकंड वन है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड वन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते हैं। ओके, हु इज़ द यूज़र और एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होता है? एक ऐसा यूज़र भी हो सकता है और ज़्यादा यूज़र्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जस्ट लास्ट में यूज़ करता है, उसे किसी भी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती कि वो डीबीएमएस कैसे तैयार बना है। ठीक है, कैसे तैयार हुआ है, उसे उसके अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, उसे कोई डीपली नॉलेज नहीं होता एंड यूज़र को। बस थोड़ी बहुत उस सॉफ्टवेयर के साथ, डीबीएमएस के साथ हाउ नाउ उसकी होती है। ठीक है, और एंड यूज़र जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डेटाबेस सिस्टम को। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि एट द एंड वो ही पर्सन जो है उसको यूज़ करता है। द यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। जैसे कभी हमने डिस्कस किया, उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं होता कि डेटाबेस को किस तरह डेवलप किया गया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेज यूज़ हुई हैं, किस तरह उसको डिज़ाइन किया गया है। एंड यूज़र इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ एक इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट होता है। और वो इंटरफेस क्या है? मतलब अगर यूज़र जो है वो डीबीएमएस से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होना चाह रहा है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, जो कि ये डीबीएमएस की ही एप्लीकेशन होती है। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम्स। वो उसके अंदर ना तो कोई प्रोग्राम राइट कर सकता है, ना ही उसके अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग्स ला सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज। एंड यूज़र जो है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैंने उस सॉफ्टवेयर को, यानी कि डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, वही बात कि अब उस सॉफ्टवेयर से थोड़ी बहुत हाउ नाउ होनी चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे रन किया जाएगा या उससे क्या काम लिया जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर का आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे आप जो है टर्बो का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में ऑफिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज़ करके आए हैं। तो अब ऑफिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जस्ट एक एग्जांपल है। ऑफिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आपने तो डिज़ाइन नहीं किया, आपको तो उसकी थोड़ी बहुत भी हाउ नाउ नहीं है कि कैसे वो जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई हैं। आप जस्ट एंड यूज़र हैं, आप जो कि उसको इंस्टॉल करते हैं और उसको जो है कैसे उससे काम लेना है या कैसे उस पर वर्किंग करनी है, बस इतना सीखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो पूरे डाटा ऑर्गेनाइजेशन को जो है पूरी डाटा ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से क्या मुराद है? मुराद ये है कि उसने ओवरऑल सारी वर्किंग देखनी होती है, अपने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सारी वर्किंग देखनी होती है, उसने कैसे काम करना है, जो नीचे टीम रखनी है उन्होंने कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने ही देखनी होती है। ही नॉर्मली डेवलप ओवरऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटाबेस यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटाबेस यूज़ हो रही है उसके लिए कौन से किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, और इसके अलावा उसके जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें जो है ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। ही कंट्रोल्स एंड मैनेज द होल डाटाबेस सिस्टम, जितना भी डाटाबेस सिस्टम है उसको इसी ने कंट्रोल करना होता है और मैनेज करना होता है। ही इस्टेब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइजेस द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद द यूज़र व्हेन नेसेसरी। इसके अलावा ये उन क्लाइंट से मिलता है जो ये ऑर्डर देते हैं, या यूज़र से मिलता है। ठीक है, ये ऑर्डर लेता है कितने टाइम में इसने वो सॉफ्टवेयर बना के प्रोवाइड करना है, DBMS में DBMS इसने बना के प्रोवाइड करता है। इन सारी चीज़ों को फोकस इसने करना होता है। कुछ रूल्स, कुछ आर्किटेक्चर बनाता है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक है, वो सारे स्टैंडर्ड्स भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाने होते हैं। ही शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है उसे प्रिपेयर करने के लिए और जो डाटा डिक्शनरी है उसको देखने के लिए ये खुद इन्वॉल्व होता है। ही कंडक्ट्स यूज़र ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड। इसके अलावा ये यूज़र ट्रेनिंग अगर तो ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी कंडक्ट करवाता है। ही अथॉराइज्ड एक्सेस टू द डाटाबेस, इसको डाटाबेस तक प्रॉपर अथॉराइज्ड एक्सेस होती है। ही कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर्स द यूज़ ऑफ डाटाबेस। अच्छा, इसके अंदर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा होता है। उसके अंदर जो डाटा को डेवलप करने के लिए, डाटाबेस को डेवलप करने के लिए जो लॉज चाहिए, जो रूल्स चाहिए, उनको ये सेट करता है। ठीक है, उसके नीचे डाटाबेस को डेवलप करने के लिए कौन सी टीम रिक्वायर है, कौन सा डिज़ाइनर, कौन सा प्रोग्रामर होना चाहिए, ये इस चीज़ को डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई यूज़र इसके पास आता है DBMS डाटाबेस बनवाने के लिए, उसके साथ क्या डीलिंग करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसे कितना टाइम देना है, क्या कॉस्ट बतानी है, ये सारा जो काम है ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने ही देखना होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो कि डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा का रिस्पॉन्सिबल होता है, डाटा को कलेक्ट करने का। ठीक है, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये डेटाबेस सिस्टम को की डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस सॉफ्टवेयर को, जो डाटाबेस DBMS है, उसको तैयार करने के लिए क्या डिज़ाइन, किस तरह की उसको ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसने देखनी होती हैं। ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड अ गुड मैनेजर। एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, एक अच्छा मैनेजर होता है, और उसको टेक्निकली जो है उस चीज़ के बारे में जो भी वो डिज़ाइन तैयार करवा रहा है टेक्निकली कॉम्पिटेंट होता है, इसे टेक्निकली उन चीज़ों का नॉलेज होता है। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके अपने यूज़र से या अपने नीचे जो वर्कर्स हैं उनके साथ। मैनेजरियल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग। अच्छा, मैनेजरियल स्किल्स में क्या होती हैं? प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट टास्क को कैसे साथ कैरी आउट करना है, अपनी टीम को साथ कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें जो है इसने देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड
द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि जो भी अगर ड्यूरिंग वर्किंग के सॉफ्टवेयर में कोई भी टेक्निकल इशू आ गया है या किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का कोई इशू आ गया तो उसको ये अंडरस्टैंड कर सके। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूज़र्स एंड डिटरमाइनिंग देयर नीड्स एक्स्ट्रा। इसके अलावा इसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि ये यूज़र से मीटिंग करे और इसके अलावा उससे देखे उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे क्या क्या अपडेट करना है, यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके कहने पे क्या चीज़ इसे अपडेट करनी है और कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने देखनी होती हैं। ठीक है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, हु इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या हु इज़ एंड यूज़र, और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि DBA परफॉर्म करता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को परफॉर्म करनी होती हैं। वेरी फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, डेटाबेस सिस्टम को मॉनिटर करना, साथ साथ वॉच आउट करना, जो अपडेट करनी है या जो चेंजेस करनी है उनको देखना। सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट अकर इन डेटाबेस सिस्टम। अगर डेटाबेस सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उसका सोल्यूशन, और बल्कि सिंगल सोल्यूशन नहीं मल्टीपल सोल्यूशंस होने चाहिए। असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूज़र्स टू यूज़ डेटाबेस सिस्टम। ट्रेनिंग के बाद इस चीज़ को देखना कि किस यूज़र को वो डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना है, परमिशन देना कि कौन कौन से यूज़र्स हैं जिनको डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करना है, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम ऐसे ही किसी को प्रोवाइड किया जाता कि थोड़ी बहुत हाउ नाउ होनी चाहिए एंड यूज़र की। टेकिंग रेगुलर बैकअप्स ऑफ डेटाबेस का रेगुलर बैकअप साथ साथ लेना। रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश। सिस्टम को रिस्टोर करना अगर किसी भी सूरत में सिस्टम क्रैश हो जाता है। सिस्टम क्रैश किस सूरत में होता है? जब हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, अचानक से हार्ड डिस्क जो है वो बर्न हो जाए या आग लग जाए, सिस्टम बर्न हो जाए, इस सूरत में जो है वो पूरे सिस्टम को रिस्टोर करना। ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने परफॉर्म करनी होती हैं। ओके, लास्ट वन है डिस्कस द डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डाटा मैनिपुलेशन जो है कैसे डाटा मैनिपुलेट किया जाता है इन DBMS में, तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के फाइल सिस्टम में, और वो डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट है इट स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबल्स और रिलेशंस। ये डाटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है किस फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में या रिलेशंस की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड है DBMS में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी रिलेशंस। DBMS में एक से ज़्यादा रिलेशंस हो सकते हैं। द रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये रिलेशंस आपस में कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं रिलेशनशिप्स की और ये आपस में कनेक्ट होते हैं। DBMS यूजेस इंडेक्स टू सर्च रिक्वायर्ड डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। DBMS के अंदर इंडेक्सेस का जो हम पढ़ के आए हैं कि इंडेक्सेस का ऑप्शन होता है, इंडेक्सेस के ऑप्शन से हम बहुत जल्दी और बहुत जो है वो एफिशिएंट वे से हम डाटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, DBMS यूजुअली यूज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। DBMS जो है वो क्यूरी लैंग्वेज SQL को यूज़ करता है। SQL जो है वो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। वो मल्टीपल ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। DBMS प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर्ट न्यू डाटा इन डेटाबेस। इसके अलावा DBMS के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि आप किसी तरह को कोई न्यू डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास पहले 100 स्टूडेंट्स का डाटा था और उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ना आपको 200 स्टूडेंट्स का डाटा रखना है, तो आप बड़ी ईजीली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसके नेक्स्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इसके अलावा ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और हमारा लेक्चर दोनों ही इसके साथ वाइंड अप होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।